जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक उपकरण, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी तथा मानव नेत्र दोष। ठीक, आज हमारा लेसन क्या है? प्रकाशिक उपकरण, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी तथा मानव नेत्र दोष। ठीक, जिसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं? नेत्र की समझन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट विस्तार, दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता मीटर तथा लंबाई में। ठीक, परिवर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता की विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता व विभेदन सीमा में संबंध, मानव नेत्र, निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शी दोष और अतिबिंदुकता। इतनी हेडिंगें हैं हमारी इस लेसन में। ठीक, इतनी हमारी हेडिंग है इस लेसन में। ठीक, तो हमारा लेसन क्या है? प्रकाशिक उपकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाशिक उपकरण, उसके बाद पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, उसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र दोष। ठीक, मानव नेत्र दोष इसमें 4 ही हैं। ठीक, निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शी दोष, अतिबिंदुकता, जो कि आप लोगों ने 9th और हाई स्कूल में पढ़ा है। ये आँख की संरचना क्या है? आँख की संरचना, इसको आपने 9th और हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक, कि हमारी आँख कैसे बनी होती है। ठीक, ये हमारा पिछला भाग जो हमारी आँख के पीछे यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे टच होता है आके, उसको हम क्या कहते हैं? द्रक तंत्रिकाएं। क्या होती हैं यहाँ पे? द्रक तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में सभी सूचनाओं को पहुँचाती हैं। हम जो आँख से देखते हैं, हमारे मस्तिष्क कैसे जाता है? वो जाता है द्रक तंत्रिकाओं द्वारा। किसके द्वारा जाता है? द्रक तंत्रिकाओं। इसमें क्या होती है? पतली पतली सी हड्डियां होती हैं, जो कि जुड़ी होती है हमारे कहाँ पे? मस्तिष्क में। और कौन सी होती हैं? एक हमारी ये होती हैं और एक हमारी ये, जो कि हमारी आंख के एक ये निचले सिरे में जुड़ी होती है, एक ऊपरी सिरे में, और ये जो होती है ये हमारी आंख के पीछे सिरे में यहाँ पे लगी होती है, आंख के अंदर। समझ में आया इतना? और जो ये हमारी आंख होती है, यानी कि जो हमारी पुतली के अंदर का हिस्सा है, खाली वाला, जहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे क्या होता है? कचाप द्रव भरा होता है। कचाप द्रव का काम क्या होता है? कचाप द्रव का काम होता है कि हमारी आंख जब सूखने लगती है तो कचाप द्रव की वजह से ही इसमें गीलापन आता है, यानी कि हमारी आंखों को ये सूखने नहीं देता है। इसीलिए आप देखना, जो लोग रात में आंख खोल के सोते हैं, अक्सर उनकी दिन में आँखें लाल हो जाती है, सूज आती है। ठीक, थोड़ा चिड़चिड़ आँखें करती है। किसके कारण करती है? क्योंकि कचाप द्रव क्या होता है? रात में हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो कचाप द्रव की संरचना रुक जाती है, जिसके कारण रात में कचाप द्रव हमारी आंख को कवर नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारी आंख में हवा लगता ही रहता है, जिसके कारण वो सूख जाती है। ठीक, इसीलिए जब दिन में हम उठते हैं तो देखते हैं हमारी सुबह आंख लाल है या सूजी है या किरकिर हो रहा है, तो इसके कारण होता है कचाप द्रव। ये हमारा पूरा क्या होता है? जितना अंदर भरा है ये हमारा होता है कचाप द्रव। ठीक, और इस कोने पे हमारी क्या होती है? यानी आंख अगर ऐसे हम लगाएंगे तो ये जो इस साइड का कोना होगा, ये आंख लेंगे तो इस साइड, ये आंख लेंगे तो इस साइड, जो यहाँ पे एकदम कोना होता है, यहाँ पे होती है हमारी पश्चिमी पेशियाँ। ठीक, पश्चिमी पेशियाँ जो कि हमारी इस नस से जुड़ी होती हैं। कहाँ से? इस नस से जुड़ी होती हैं। ठीक, जब यहाँ पे कभी दर्द होता है तो हमारी आंख में होता है, या आंख में दर्द होता है तो यहाँ पे साइड में दर्द होने लगता है। ठीक, तो पश्चिमी पेशियाँ हमारी क्या होती हैं? ये यहाँ पे कॉर्नर पे होती हैं। ठीक, उसके बाद हमारी पुतली कौन सी होती है? जो हमारा सफ़ेद पार्ट होता है, ये जो हम आँख में दिख रहा है काली के बगल बगल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पुतली नहीं, इसको हम बोलते हैं काला वाला जो होता है। आप देखो, एक छोटा सा बिंदु होगा, उसके बाहरी एक काला परत होगा, उसके बाहरी एक व्हाइट परत होगा। ठीक, तो उस जो काले वाला परत, उसको क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक, इतना समझ में? इसी को हम, और ये वाला जो होता है, ये सबसे बाहर यानी कि व्हाइट पार्ट, ये इसको क्या बोलते हैं? हम श्वेत मंडल बोलते हैं, यानी सफ़ेद मंडल बोल सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या? कार्निया। समझ में आया? ये क्या है? हमारा कार्निया हो गया। तो हमारा श्वेत मंडल ही बोल सकते हैं, यानी सफ़ेद जो होता है इसको हम श्वेत मंडल और कार्निया दोनों बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है? जो बीच में एकदम छोटा सा दिख रहा होगा काला काला, किसी के ब्राउन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिस्टल लेंस। ठीक,
एकदम छोटा सा जो आंख में दिखता होगा एकदम छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेंस बोलते हैं। रेटिना हमारा पीछे होता है और दृष्टिपटल हमारा पीछे होता है, जो कि क्या करता है, किरणों को मतलब कोण बनाता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। ठीक, ये किसका काम होता है, रेटिना। ये प्रकाश पड़ने पर, जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो हमारी आँखी को ये बड़ा करता है। ये किसका काम होता है, रेटिना का होता है। और जब कम प्रकाश में आते हैं तो हमारी आँखों का साइज थोड़ा छोटा करता है। कभी कभी ध्यान से देखना, जब ज़्यादा प्रकाश से आते हैं कम प्रकाश में तो हमें दिखना बंद हो जाता है, या फिर हम कम प्रकाश से ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो हमें अचानक से चमक आती है आँखी में। सुबह सुबह उठते जब सूर्य खुलता है तो वहाँ देखते हैं तो अचानक से हमारी आँखें खुद बंद हो जाती हैं। किसके कारण होती है, ये काम है रेटिना का। ये आँखों को साइज छोटा व बड़ा करता है। ठीक, दृष्टिपटल ये होता है जिससे कि हम देख पाते हैं अनंत दूरी और न्यूनतम दूरी को। ठीक, क्रिस्टल लेंस ये होता है। नेत्रोदय, यहाँ पे क्या होता है, नेत्रोदय का मतलब होता है जो आंस निकलता है पानी, तो पानी हमारा इस साइड से निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आंसू गिरता है वो हमारा इस साइड से होता है, और कचाप द्रव्य वो होता है जो हमारी आंख को गीला रखता है। ठीक, नेत्रोदय क्या होता है, नेत्रोदय यहाँ पे कॉर्नर पे होता है, साइड पे यहाँ पे। ठीक, और कचाप द्रव्य हमारा ये होता है जो कि हमें हमारी आंख को गीला करने में सहायता करता है। और नेत्रोदय, जब हम रोते हैं तो जो आंस निकलता है उसे हम नेत्रोदय कहते हैं। इतना समझ में आ गया, नेत्रोदय समझ में आ गया। आप देखना शादी वादी जब होती है तो लड़कियां कितना रोती हैं, 10 मिनट इतना ज़्यादा रोएंगी कि पूछो मत। उसके बाद वो ससुराल में जाके ससुराल वालों को रुलाती हैं। वो रोती नहीं है 10 मिनट, 10 मिनट वो जो रोती हैं वो ये ससुराल वालों को बताना चाह रही हैं कि ऐसे ही मैं आपको रुलाऊंगी। ठीक, समझ में आया, चलो तो आपको समझ में आ गया आँख की संरचना। ठीक, अब हम आते हैं अपने लेसन में। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेसन में आएंगे। हमारी पहले हेडिंग क्या है, नेत्र की संरचना। ठीक, नेत्र की संरचना, नेत्र की समझन क्षमता। नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, तो नेत्र लेंस द्वारा स्वयं की फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं लेंस स्वयं फोकस दूरी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता हो तो उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नेत्र लेंस द्वारा स्वयं की फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कि नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को स्वयं बदल पाने की क्षमता को ही नेत्र का लेंस कहते हैं। यानी कि अगर हम अपनी फोकस दूरी यानी कि 25 फीट है, इसको हम खुद ही बदल सकते हैं कि यानी 26 कर दें या 20 कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह दूरी जो हम अपनी आंखों से स्वस्थ रूप से देख सकते हैं, अधिकतम से क्या बोलता, दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि जितना हम पास से देख सकते हैं। यानी कोई बुक है हम इतने पास से पढ़ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम दूरी। आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। हमारी आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं कि वह निकटतम दूरी जहाँ तक हमारी स्वस्थ आँख
स्पष्ट दृष्टि से देख सकती हैं उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? वह दूरी जिसे हमारी स्वस्थ आंख स्पष्ट रूप से देख सकती हैं उसे हम न्यूनतम दूरी कहेंगे, यानी उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। इसको दर्शाते किससे हैं? तो डी से। किससे? डी से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे दर्शाते हैं? डी से। दूरी को किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक, समझ में आ गया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी जो हमारी स्वस्थ आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और इसे हम डी से लिखते हैं। इतना हेडिंग में लिख दोगे बहुत है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? दृष्टि विस्तार। ठीक, दृष्टि विस्तार क्या होता है? नेत्र की निकटतम बिंदु व अधिकतम बिंदु क्या होती है? नेत्र की निकटतम बिंदु व अधिकतम बिंदु अधिकतम बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जो निकटतम बिंदु है और अधिकतम बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे दृष्टि विस्तार। जैसे कि कोई हमारी दूरी है, न्यूनतम दूरी हमारी कितने मैंने बताया? 25 सेंटीमीटर। इससे न्यूनतम नहीं होती है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी हमारी क्या होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। ठीक, तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये और अनंत, इसके बीच की ये जो दूरी है ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी दृष्टि विस्तार। यानी कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। ठीक, उसके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? उसके बीच की दूरी हमारी कहलाएगी दृष्टि विस्तार। क्या कहलाएगी? दृष्टि विस्तार। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वह दूरी जो न्यूनतम बिंदु से अधिकतम बिंदु के बीच होती है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। वह दूरी जो अधिकतम बिंदु तथा वह न्यूनतम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हमारा क्या है? दर्शन कोण। इसके बाद क्या है हमारा? दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन को कोई वस्तु नेत्र के लेंस पर बना, कोई वस्तु लेंस पर जितना कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। समझ में आया? मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? एक लेंस हो गया। ठीक, और यहां पे हमारा कोई वस्तु है। ठीक, यहां पे मान लेते हैं। ठीक, अब यहां से जाएगा ये, यहाँ पे फोकस दूरी पे टकरा के परिवर्तन के, यहाँ से परिवर्तन के पश्चात यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जब इसकी फोकस दूरी पे टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। ठीक, तो जो यह परावर्तन होगा इसका जो कोण होगा वही दर्शन कोण होगा। यानी कि दर्शन कोण, उस दर्शन कोण क्या कहेंगे? वस्तु के लेंस पर जितना कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहेंगे। ठीक, समझ में आया? जो वस्तु लेंस पर यहाँ पे कितना मान लेते हैं? यहाँ पे 45 कोण बना रही। ठीक, तो ये हमारा दर्शन कोण कितना होगा? दर्शन कोण हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा कोण बना रहा, तो दर्शन कोण हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा कोण। वस्तु लेंस पर जो कोण बनाती है वही हमारा क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। ठीक, इतना समझ लो कि वस्तु जो होती है, वस्तु जितना कोण बनाती है हमारा दर्शन कोण उसके बराबर होता है। लेकिन
वस्तु का आकार दर्शन कोण पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु हमारी कितनी बड़ी होगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कोण यहाँ पे 40 90 बनना है, ठीक, तो हमें जहाँ पे यह वस्तु होगी कोई वो बड़ी दिखाई देगी। कितनी बड़ी दिखाएगी? जितना कोण होगा उतनी बड़ी दिखाई देगी, ठीक। अगर यहीं पे कोण हमारा बना रही है 30, तो हमें यही वस्तु छोटी दिखाई देगी, उसकी अपेक्षा क्या होगी? छोटी दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि एक वस्तु लेंस पर जितना कोण बनाती है वह दर्शन कोण के बराबर होता है, लेकिन जितना दर्शन कोण बनता है उसके अनुसार ही हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा कोण बनेगा उतनी किसी वस्तु को उतने बड़े से देख सकते हैं, और जितना कम कोण बनेगा उतना ही उस वस्तु को छोटा देख पाएंगे। समझ में आया कि वस्तु लेंस पर जितना कोण बनाती है वो दर्शन कोण के बराबर होता है, लेकिन लेंस पर जितना दर्शन कोण बनता है उतनी ही बड़ी वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक, उसी आकार की दिखाई पड़ती है। अगर कम बनाएगी तो छोटी दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा बनाएगी तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? नेक्स्ट हमसे पूछ रहे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता होती है किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के स्वस्थ केवल आंख से देखा गया वस्तु ही हमारा आवर्धन क्षमता कहलाता है। समझ में आया कि किसी प्रकाशिक यंत्र, यानी कोई प्रकाशिक यंत्र है, यहाँ पे सूर्य मान लेते हैं, ठीक, इसकी रोशनी है, ठीक, किसी प्रकाशिक यंत्र, ठीक, जितना कोण बनाता है, मतलब प्रकाश आता है, जो प्रकाशिक कोई भी चीज हो या वस्तु हो या प्रकाश हो या कुछ हम जो आंख में देखते हैं, वो जितना कोण बनाता है, यानी कि हमारा कोण 40 बना, 30 बना या 20 बना या 50 बना, जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आवर्धन क्षमता कह देंगे, ठीक। लेकिन उस कोण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो आंख पे प्रतिबिंब बनता है और बिना किसी वस्तु, यानी कि बिना किसी लेंस, बिना किसी चश्मा के हम अपनी ऐसे नॉर्मल आंख से जो देखते हैं उसे हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे लिख सकते हैं कि किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र के बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना किसी यंत्र के देखी गई वस्तु ही क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि किसी प्रकाशिक यंत्र का बना प्रतिबिंब किसी वस्तु को बिना किसी संयोजन के देखने पर जो कोण बनाती है उसे आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण, आंख पर दर्शन, यहां ऊपर लिख देता हूं,
आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम, क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना आँख में दर्शन कोण। पूरे का बटा क्या होगा, वस्तु द्वारा, क्या होगा, वस्तु द्वारा आँख में बना दर्शन कोण। ठीक, समझ में आया। आवर्धन क्षमता से सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, सूत्र। ठीक, कि सूत्र क्या होगा, तो हमारा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना आंख में दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण। ठीक, दिख रहा है ना। ठीक, और इसका अगर हम ऐसे लिखें, समझ में आ गए। हाँ ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। इसको नोट कर लेना, हेडिंग छोड़ दो। आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना आंख में दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा आंख में बना दर्शन कोण। ठीक, इसके बाद क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, गोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इन सबका सिर्फ छोटा छोटा सूत्र है, हेडिंग नहीं है, ना थ्योरी है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं ले। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। ठीक, तो आवर्धन क्षमता किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। और हमारा सूत्र क्या हो जाता है, यम बराबर 1 + d/1। क्या होता है, सॉरी, d/f। ठीक, हमारा सूत्र क्या हो जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है यम बराबर, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम यम से प्रतीत करते हैं, तो यम बराबर 1 + d/f। ठीक, क्या होता है, 1 + d/f। लेकिन कब, अगर यह शांत नेत्र के लिए हो, अगर हमारी आंख देख रही उस टाइम पर, तो क्या बनेगा हमारा, जैसे हमारी आंख इस समय पर वर्क कर रही है, कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो हमारी आंख वर्क कर रही है, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, यम बराबर 1 + d/f। लेकिन अगर हमारी आंख शांत हो, यानी कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारी आंख एक ही दिशा में देख रही है, या फिर हम शांति से विश्राम कर रहे हैं, या फिर आसन कर रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, हमारी आंख शांत है, हमारी आंख वर्क तो कर नहीं रही। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब भी पूछे कि शांत में, या पूछे कि किसी दूसरी विपरीत में, तो वहां पे सिर्फ क्या करेंगे, ये हटा देंगे। क्या हटा देंगे, 1+ हटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यम बराबर d/f। ठीक, अब d हमने आपको बताया कि d क्या है, स्पर्शदस्त की न्यूनतम दूरी किससे प्रतीत करते हैं, d से करते हैं। कितनी होती है, कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। हाँ, देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है यम बराबर 1 + d/f होती है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले शांत नेत्र की, यानी हमारी आंख अगर वर्क कर रही है, तब तो ठीक है कि यम बराबर 1 + d/f होगा। लेकिन अगर हमारी आंख शांत है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यम बराबर d/f हो जाएगा। ठीक, अब d को क्या कहते हैं, स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। तो d बराबर क्या होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी क्या कहलाएगी, 25 सेंटीमीटर। पीछे हम पढ़ा के आए, यफ किसका प्रतीक होता है, फोकस दूरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को क्या कहेंगे, हम यफ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, दो ही चाहिए। यम बराबर क्या होता है, तो यम को कैसे, आवर्धन क्षमता से। ठीक, आवर्धन क्षमता बराबर यम होता है, न्यूनतम दूरी बराबर d होता है, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर यफ होता है। ठीक, यफ फोकस दूरी का प्रतीक यफ होता है, न्यूनतम दूरी का d होता है, आवर्धन क्षमता का यम होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, आगे क्या पढ़ेंगे,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब अंतिम बिंदु पर प्रतिबिंब बने। कहाँ पे? अनंत पे। यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से न्यूनतम दूरी पर बनता हो। समझ में आया? मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब जो हमारा लास्ट प्रतिबिंब हो वो हमारी न्यूनतम दूरी पर बनता हो। कहाँ पे? न्यूनतम दूरी, यानी कि हम स्पष्ट आंख से, हमारी स्वस्थ आंख हो, खराब ना हो, और न्यूनतम दूरी यानी कितने पर? 25 सेंटीमीटर पर अगर हम देख रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा सूत्र क्या होता है? उस टाइम पे हमारा सूत्र होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को किससे लिखेंगे? हम यम से ही लिखेंगे। ठीक, यही रहेगा, D/F रहेगा। केवल इसमें बदलेगा कितना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया ना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए होता है V0 - V0/U0। ठीक, बाकी सेम रहेगा। तो क्या होगा? यम बराबर, ये किस लिए है कि जब अंतिम प्रतिबिंब हमारी अंतिम प्रतिबिंब जब हमारी स्पष्ट आंख से न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो उसके लिए क्या सूत्र होगा? यम बराबर -V0/U0। ठीक, ब्रैकेट में 1 + D/Fe। ठीक, इसको जरूर याद रखना। ठीक, ये कई बार पूछा जाता है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाता है और खगोली वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, खगोली दूरदर्शी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी याद करना भी बताता हूँ। ठीक, खगोली वाला और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको भी याद कर लेना कि हमसे क्या कह रहा है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से हमारी न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस टाइम पर यम बराबर -V0/U0 ब्रैकेट में 1 + D/ क्या होता है? Fe होता है। ठीक, दिख रहा है? ठीक, और क्या कहेंगे इस स्थिति में इसकी लंबाई क्या होगी? यानी इस स्थिति में हमसे क्या आवर्धन क्षमता, यानी इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? ठीक, तो लंबाई हमारी क्या होगी? तो लंबाई हमारी हो जाएगी, ये जो है हमारी, ये हमारी लंबाई हो जाएगी, यही लंबाई होगी ना। लेकिन इसमें होगा क्या? अगर हमसे लंबाई पूछ ले, लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी? तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा V0 + U0। क्या हो जाएगा? V0 + U0 हो जाएगा। ठीक, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर -V0/U0 ब्रैकेट में 1 + D/Fe होता है। ठीक, लेकिन इसकी सूक्ष्मदर्शी दूरी क्या होगी, यानी लंबाई क्या होगी? तो V0 + U0 होगी। ठीक, कहीं कहीं पूछ लेता है कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो क्या होगी? V0 + U0 होगी। ठीक, अगर हमसे पूछ ले कि अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता हो, ठीक, अंतिम प्रतिबिंब जो हमारी निकटतम स्पष्ट दृष्टि से देखने वाली निकटतम दूरी पर, यानी कि 25 सेंटी पर बनना है, यानी जो कोई हमारी न्यूनतम आंख की दूरी है, जब वहां पे बनना है तो हमारा क्या हो गया कि यम बराबर -V0/U0 ब्रैकेट में 1 + D/F। ठीक, लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने, ठीक, अनंत पर यानी कि लास्ट में बने जाके, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा? तो जब अनंत पर बनेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 हटा देंगे। हमने बताया पहले ही कि जो न्यूनतम पर बनेगा, यहाँ पे क्या था? जब न्यूनतम पर बनना था तो 1 + D/, क्या था? F। ठीक, लेकिन जब अधिकतम पर गया तो 1 हट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम ही होगा, यम बराबर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा V0/U0 ब्रैकेट में D/Fe। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तब होगा जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक, माइनस तो लगेगा ना, हाँ। ठीक, अनंत पर बनता हो। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वहां पे 1 + हटा देंगे। लेकिन अगर अंतिम प्रतिबिंब हमारा निकटतम बिंदु पर, स्पष्ट दृष्टि से देखने पर निकटतम दूरी पर बनना है तो वहां पे हम लिखेंगे 1 + D/Fe। ठीक, अच्छा, यहाँ पे U क्या है? तो U है वस्तु से अभिदृश्य की दूरी। ठीक, U क्या होगा हमारा? वस्तु से अभिदृश्य की दूरी, यानी U0 बराबर वस्तु से अभिदृश्य की दूरी। ठीक,
V0 क्या होगा, प्रतिबिंब से अभिदृश्य की दूरी। D क्या होता है, स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी, यानी कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और हमारे F क्या हो जाएगा, मैंने बताया फोकस दूरी। तो जो यहाँ पे क्या होगा, नेत्रिका होगा, तो यहाँ हो जाएगा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इतना समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, इसकी न्यूनतम दूरी, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होगी, यहाँ पे क्या है, F है, तो हो जाएगी लंबाई V0 प्लस F, ठीक। इतना समझ में आ गया ठीक। अब हम आगे बढ़े, लंबाई को किससे लिखते हैं, L से, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक। इसको देखते हैं। क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। सेम चीज है दोनों में, सिर्फ सूत्र का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, ऊपर नीचे का, और कुछ नहीं है, ठीक। तो जब हमारा क्या, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब क्या होगा, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सेम ही सूत्र रहेगा कि यम बराबर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम बराबर माइनस F0, यानी V0 की जगह पे हो जाएगा F0 अपान U0 था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा, ठीक। अभी लास्ट में जब लगा था, ठीक, तो क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे तो 1 प्लस FE अपान D हो जाएगा, ठीक। अगर जो हमसे कह दे कि अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनने, ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वहां पे क्या होगा, यम बराबर माइनस F0 अपान FE हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो जब क्या लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब आँख की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता यानी M बराबर क्या होगा, तो माइनस F0 अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बटे T, ठीक। समझ में आया कि जब हमारा ठीक, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब हमारी आँख स्पष्ट दूरी के निकट बने, यानी कि न्यूनतम दूरी पर बने, हमारे आँख स्पष्ट आँख की न्यूनतम दूरी पर बने, तो वहाँ पे होगा यम बराबर माइनस F0, हाँ ये होगा ना, F0 अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D, ठीक। कब होगा, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब आँख की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ बने, न्यूनतम दूरी, यानी कि जब 25 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, ठीक। जब अंतिम प्रतिबिंब आँख की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो हमारा सूत्र होगा यम बराबर माइनस F0 अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D, ठीक। अब यहाँ पे इसकी लंबाई क्या होगी, सबसे ज़रूरी होता है जब आपसे सूत्र पूछेगा तो उसमें पूछेगा इस स्थिति में दूरदर्शी, खगोलीय, सूक्ष्मदर्शी जिसका भी है उसकी दूरी क्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, खगोलीय दूरदर्शी। तो अब हम आपसे पूछेगा कि इस स्थिति में सवाल मतलब सूत्र के यम बराबर F0 अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D, इस स्थिति में इसकी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी,
ठीक। तो जब लंबाई पूछे तो आप हमेशा याद रखना पहला ऊपर वाला पार्ट होता है। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो जो आगे रहेगा ब्रैकेट में 2 अंक वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, दूरदर्शी की लंबाई यानी L बराबर F0 प्लस Fe। ठीक। लेकिन अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अगर जो हमारे पास जिसमें से 2 दिया है, 2 पार्ट हैं, तो एक यहाँ का होगा एक यहाँ का होगा। ठीक, क्रॉस पे। अगर जो हमारे पास यहाँ पे 1 दिया है तो ये होगा प्लस ये होगा। अगर हमारे पास इनमें से दोनों में से कोई नहीं है तो ये प्लस ये होगा। समझ में आया कि जो इसकी लंबाई होगी, जैसे यहाँ पे ये पार्ट ना होता, हमसे पूछ ले कि इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब आंख के अनंत पर बनता हो, अनंत दूरी पर बनता हो, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, Fe प्लस डी लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया कि जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब m बराबर -F0 अपान Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe अपान डी। ठीक, इस स्थिति में दूरदर्शी की दूरी यानी L बराबर कितनी होगी, तो F0 प्लस Fe होगी। कितनी होगी, तो F0 प्लस Fe होगी। ठीक, अब जब हमसे पूछ ले कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, ठीक, अगर यहीं पे पूछ ले हमसे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, ठीक, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, आवर्धन क्षमता यानी m बराबर, अब माइनस है तो माइनस तो लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा सूत्र क्या होता है, ये वाला पार्ट सिर्फ लेंगे, ये हमारा कट जाता है। ठीक, तो क्या होगा, F बराबर माइनस कितना है, F0 अपान Fe। ठीक, अब इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई यानी कि L बराबर F0 प्लस Fe। ठीक, पूरा फूचू मुचू हो गया, माइनस F0 अपान Fe, इसको नोट कर लो, 1 प्लस Fe अपान डी। नोट करो फटाक से। ठीक, समझ में आया इतना कि जब खगोलीय दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब, ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर बन रहे, हमारे आंख की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जब अंतिम दूरी आंख की अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम दूरी पर बने, उस स्थिति में m बराबर -F0 अपान Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe अपान डी होता है। ठीक, लेकिन अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पे बने, अनंत पर बने, तो इस स्थिति में क्या होता है कि m बराबर -F0 अपान Fe होगा। समझ में आया इतना कि जब अनंत पर बनेगा तब हमारा ये हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस डी तो ऐसे ही ऐसे जाना था। ठीक, अब बचा क्या था, बचा था तो F0 Fe बचा था। ठीक, तो वो भी चला गया। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है अगला, इतना समझ में आ गया, नोट कर लिया। ठीक, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अगला क्या है हमारे हेडिंग, परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि परावर्तन
दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? सेम कंडीशन होगा कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब क्या होगा, और जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ पे बनना हमारा प्रतिबिंब? अनंत पे जब बनेगा। ठीक, अनंत पे बनेगा तब क्या होगा सूत्र? तो जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारा होता है F बराबर माइनस F0 अपान क्या होगा? M बराबर F0 अपान FA, ये होता है। ठीक, और हमने अभी पीछे क्या बताया था कि जब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अनंत क्या बताया था, जब अंतिम प्रतिबिंब आंख के अनंत पर बनता है तो क्या होता है? m बराबर माइनस F0 अपान FE। यानी कि यहाँ से आपको दो मिल गए कि जब परावर्तन दूरदर्शी पूछे तब भी सेम सूत्र, और जब खगोलीय दूरदर्शी का पूछे तब भी सेम सूत्र, और दोनों अनंत पर बनाते, जब दोनों का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तभी सेम सूत्र लगता है। यानी कि दोनों के लिए सूत्र क्या हो गया? सेम हो गया। परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जब बने उसकी। ठीक, जब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब तो अलग होगा, लेकिन जब अनंत पर बनेगा और दोनों अनंत पर बनना है, और इसमें क्या होता है? परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में इसमें न्यूनतम प्रतिबिंब बनता नहीं है। ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर हो कि जब अंतिम प्रतिबिंब आंख के निकट बिंदु पर बने तो सूत्र ही नहीं होता, अंतिम पर ही बनेगा, अनंत पर ही बनेगा अंतिम प्रतिबिंब, और उसमें क्या होता है कि उसमें भी अनंत पर ही बनता है। तो दोनों का सूत्र क्या होगा? m बराबर माइनस F0 अपान FE। ठीक, लेकिन परावर्तन दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता क्या होती है? ठीक, अगर पूछ ले हमसे कि परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये तो क्या होगा? हमारा सूत्र हो गया जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। लेकिन हमसे पूछ ले केवल आप ये बताइए कि परावर्तन की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। क्या लिखेंगे? m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अभी हमने एक पीछे बताया था, आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक, अपान वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक, अब ये सूत्र देखो कई जगह, कितनी जगह पे लागू होता है। अभी हमने क्या बताया था किसमें कि आवर्धन क्षमता। ठीक, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यहां पे क्या है? परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब पूछे तो दोनों सेम होते हैं, यानी कि आपका परावर्तन और आवर्धन कोण, ठीक, आवर्धन क्षमता, ठीक, दोनों सेम स्थिति में है। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि खगोली का लास्ट और परावर्तन का पहला, यानी कि खगोली जब अनंत पर इसका बनेगा तब सूत्र, और परावर्तन जब अनंत पर बनेगा तो सूत्र बराबर है। ठीक, उसी प्रकार आवर्धन क्षमता का सूत्र और परावर्तन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र भी सेम है। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके बाद सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। तो क्या लिखा? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है? 2 sin अल्फा अपान 1.22 मेगा। कितना होता है? किसका पूछा? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब विभेदन क्षमता जब आ गया तो वहां पे क्या लिखेंगे? विभेदन
क्षमता बराबर क्या बताया, 2 साइन अल्फा अपान 1.22 गामा, ऐसे बनता ना। ठीक, समझ में आया। तो हमारा क्या क्या होता है, जब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता पूछेगा तो वहां पे क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा अपान 1.22 गामा। ठीक, अगर यहीं पे पूछ ले दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा 1.22 गामा अपान डी, क्या होता है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा बराबर 1.22 गामा अपान क्या हो जाएगा, डी, स्मॉल डी। ठीक, कैपिटल डी दर्शाता है वस्तु की आंख की न्यूनतम दूरी, क्या दर्शाता है, आंख की न्यूनतम दूरी। और हमारा ये कैपिटल डी स्मॉल डी क्या दर्शाता है, अभिदृश्य के द्वारक, क्या दर्शाता है, अभिदृश्य के द्वारक, जो हमारा अभिदृश्य लेंस होता है उसके द्वारक दर्शाता। ठीक, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या हो गई हमारी, तो हमारी हो गई 1.22 गामा अपान डी। और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि गामा अपान शंकुकोण, क्या लिख सकते हैं, शंकुकोण। ठीक, वो हम जब आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो उसके अनुसार करते हैं। इसी को दूसरी प्रकार लिख सकते हैं, 1.22 हटा के सिर्फ गामा अपान शंकुकोण, क्या लिख सकते हैं, शंकुकोण, गामा अपान शंकुकोण भी लिख सकते हैं अगर सूत्र में आवश्यकता पड़ी तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, विभेदन क्षमता व विभेदन सीमा में संबंध। दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों में क्या है कि विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है, 1 अपान विभेदन सीमा, क्या होता है, विभेदन क्षमता बराबर 1 अपान विभेदन सीमा। ठीक, जब हमसे पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा में संबंध बताइए, तो हम वहाँ लिखेंगे कि विभेदन सीमा बराबर क्या होता है, 1 अपान विभेदन क्षमता बराबर 1 अपान विभेदन सीमा। अगर यहीं पे हमको आंकिक प्रश्न हल करना हो और हमें विभेदन सीमा इस साइड लानी पड़ जाए, तब क्या होगा, उस स्थिति में होगा ये कि विभेदन सीमा जब इधर आएगी, विभेदन सीमा अभी अगली वीडियो में बताऊंगा इसके आंकिक प्रश्न, ठीक, वहां पे समझ में आएगा। तो क्या होगा, जब इधर लाएंगे तो 1 अपनी जगह पे रहेगा और इनटू विभेदन क्षमता हो जाएगी। ठीक, अब जब फिर विभेदन क्षमता को इस साइड लाएंगे तो ये फिर जाके क्या हो जाएगी, अपान में हो जाएगी। समझ में आया कि विभेदन सीमा बराबर क्या होगा, 1 इंटू विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर क्या होगा, 1 अपान विभेदन सीमा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। अभी हमने बताया आपको मानव नेत्र में क्या क्या होता है, ठीक, मैंने पहले बता दिया था। ठीक, अगर चित्र बनाने को आ जाए, ठीक, तो हम थोड़ा बता देते हैं। अगर चित्र बनाने को आ जाए बस क्या करना है, एक ऐसे गोला बनाना है, एक इसके अंदर गोला बना देना है। ठीक, और यहाँ से दोनों को काट देना है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लेंस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कचाप द्रव हो जाएगा पूरे में, इसके ऊपर 1-2 परत चढ़ा देना। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सफ़ेद वाला पार्ट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो काली वाली पुतली बोलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेत्रोदय, यानी कि जो हमारे आँख निकलते हैं, ये यहाँ पे पीछे गैप कर देंगे, जो कि हमारी तंत्रिकाएं जाएंगी हमारे मस्तिष्क में, यहाँ से हमें जकड़ेंगे और यहाँ से हमें जकड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा रेटिना होगा, यहाँ पे क्रिस्टल कोण बनाएगा। समझ में आ गया। तो मानव नेत्र का होता है, समझ में आ गया ना, ऐसे बना देना एग्जाम में। ठीक,
रेटिना वेटिना पुतली उतली सब लिख देना। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब पढ़ते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या होता है? किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया को, क्या, किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया को नेत्र के लेंस तथा रेटिना, यानी कि लेंस हमारा कहाँ होता है? ये होता है। और रेटिना हमने कहाँ बताया था कि जब यहाँ पे जहाँ पे तंत्रिकाएं होती हैं, ये हमारा जो होता है यहाँ पे तंत्रिकाएं हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में जुड़ी, और रेटिना हमारे ये वाला जो दूसरी वाली परत आती है इसको कहते हैं। यानी कि जो हमारी आँख की एक परत है उसके अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र के लेंस तथा रेटिना की मुख्य भूमिका होती है। किसकी होती है? मुख्य भूमिका। मैंने बताया था कि जब आप अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो हमारी आँख को छोटा बड़ा कौन करता है? रेटिना करता है। ठीक, आप अंधेरे से उजाले में जाएं, अगर आपके रेटिना काम ना करे तो उस टाइम पे आपकी आँख पे इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण शायद आपकी आँख भी खराब हो जाए, क्योंकि आपकी आँख कंट्रोल नहीं कर पाती एक साथ इतना प्रकाश। आप कम प्रकाश से ज़्यादा प्रकाश में जा रहे हैं अचानक से, तो वहाँ पे काम कौन करता है? रेटिना। तो और देखता कौन है? अगर हमारी आँख का लेंस काम न करे तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दर्शन कोण नहीं बनेगा। तो जब दर्शन कोण और प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक, समझ में आया? तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया में नेत्र के लेंस तथा रेटिना का मुख्य भूमिका होती है। ठीक, नेत्र की फोकस दूरी की समायोजित करने के लिए, क्या करने के लिए? समायोजित मतलब इकट्ठा करने के लिए। ठीक, समायोजित करने के लिए क्षमता नेत्र की समर्जन क्षमता, क्या? समर्जन क्षमता कहलाती है। ठीक, यदि मानव नेत्र के लेंस में विकृति आ जाती है तो दृष्टि दोष हो जाता है। समझ में आया है? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? हमने बता दिया कि दृष्टि दोष इस लेसन में, यानी कि आपकी क्लास में 12th में 4 होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और अति बिंदुकता। ठीक, तो जब आए हमसे हेडिंग अगर आ जाए कि मानव नेत्र क्या है, ठीक, क्वेश्चन आएगा 1 या 2 नंबर का, हमसे पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है, तो वहाँ पे हमें लिखना किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक, नेत्र के लेंस तथा रेटिना की भूमिका होती है। ठीक, समझ में आया? किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र के लेंस तथा रेटिना की मुख्य भूमिका होती है या भूमिका होती है। ठीक, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समजन क्षमता कहलाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना ही लिखना आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछेगा कि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोष हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और अति बिंदुकता। समझ में आ गया? तो अब पढ़ते हैं पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, फिर जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसके बाद अति बिंदुकता क्या होता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। क्या हमारा निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दूर दोष लिख। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में ये एक ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से हम पास की चीजें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकते। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस दोष में हम पास की चीज तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु नहीं देख सकते,
इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु या लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए आपने कभी देखा होगा चश्मे में, ठीक, मान लेते हैं ये चश्मा हो गया, ठीक। अब एक यहाँ पे कभी देखा होगा लेंस लगा होता है और एक ऊपर ऐसे, ठीक। किसी में किसी के दोनों लगे होते हैं और किसी के ऊपर या नीचे सिर्फ एक लगा होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है उत्तल लेंस, वो हमारा क्या होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और अवतल लेंस कहाँ प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। अब दूर की वस्तु देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल का, और पास देखने के लिए उत्तल का, ठीक। उत्तल लेंस कहाँ होता है हमारा? उत्तल लेंस हमारा नीचे होता है, ठीक। तो हमें पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट का मतलब है कि हमें तो पास की वस्तु दिखाई पड़ रही है, यानी कि जो हमारा 25 सेंटीमीटर पे वस्तु है वो हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो अनंत पर बन नहीं है वो हमें नहीं दिखाई पड़ रही। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, ये जो हमारा लेंस होगा ये ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा? ऊपर, ना कि नीचे, ठीक। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो हमेशा उसके चश्मे में देखना कि ऊपर ऐसे दोनों तरफ, अगर दोनों आंख में है तो दोनों, एक में तो एक, दोनों तरफ ऐसे चांद के टाइप का लेंस लगा होगा जो कि दूर से ही पता चलेगा, ठीक। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक। जो हमारा नेत्र होता है उसकी लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक। वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होगी? अगर हमारी बन रही है 20 सेंटीमीटर में तो ये बढ़ के कहाँ 30 या 40 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक। एक चीज़ तो ये हो गया। अगर हमसे पूछें कि दोष क्या हो, दोष के कारण क्या होते हैं, तब दोष के कारण हालांकि पूछते नहीं हैं, अगर पूछ लें तो नंबर 1 क्या होता है कि हमारी वक्रता त्रिज्या, हमारी आँख की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 1 मान लेंगे, या अगर हमसे पूछे 2 तो ये 2 लिख सकते हैं कि नंबर 1 हमारी आँख की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, नंबर 2 फोकस दूरी घट जाती है, ठीक। अगर हमसे पूछ ले कि और बताओ तो लिख देंगे कि नेत्र के गोले, क्या लिखेंगे कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र के लेंस के रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक। एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज घटेगा, हमेशा याद रखना, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष, समझ में आ गया। इस स्थिति में हमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, ठीक। जिसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। सेम है दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी अनंत पर बनने वाली, अनंत पर जो रखी वस्तु वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु हमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इस स्थिति को हम दूरदर्शी दोष कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमारा नीचे लगता है। किस लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए? उत्तल लेंस के लिए। अगर इसका पूछ ले हमसे कि दोष के कारण क्या होते हैं तो सेम होते हैं। इसमें वक्रता त्रिज्या घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इसका उल्टा, इसमें क्या होता है? फोकस दूरी घट जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक। तो समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष हमें पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण के इसके दोष क्या क्या हैं? तो हमें हमारी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी घट जाती है। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं? दूरदर्शी, जो दूर पे रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है परंतु पास में रखी वस्तु हमें पास में रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तथा
जो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है परंतु अनंत पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उस स्थिति में हम दूरदर्शी दोष कहते हैं। इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो कि हमारा नीचे लगता है, तथा इसके निवारण अगर इसका दोष पूछे कारण क्या है तो हम बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या हमारी घट जाती है, फोकस दूरी हमारी बढ़ जाती है। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या है, जरा दूरदर्शी दोष। जरा दूरदर्शी दोष क्या होता है, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति की आंख के लेंस की समझन क्षमता कम हो जाती है। क्या होता है, आयु के साथ व्यक्ति की आंख की समझन क्षमता घट जाती है, अतः व्यक्ति का निकट अथवा दूर दोनों स्थिति का स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक क्या है, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, इस स्थिति में आयु के साथ क्या लिखेंगे, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति की आंख के लेंस की समझन क्षमता, समझन क्या होगी, समझन क्षमता घट जाती है, घट जाती है। ठीक, इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष दूरदर्शी दोष दोनों हो जाते हैं, यानी कि इस टाइम पे जो चश्मा लगेगा जिसको जरा दूरदर्शी दोष है उस टाइम पर अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग होगा। ठीक, इस स्थिति में क्या होगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग होगा। अगर दोष का कारण पूछ ले तो यही लिखना आप कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण पश्चिमी मांसपेशियां दुर्लभ हो जाती हैं। कौन सी पश्चिमी मांसपेशियां, हमने बताया था कि यहाँ पे जो हमारी आंख होती है, ठीक, यहाँ पे हमारी क्या होती है, पश्चिमी मांसपेशी, ये कॉर्नर पे, यानी कि हमारी आंख जो यह है ये कॉर्नर पे ये हमारी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ठीक, जिसके कारण हम इसका निवारण भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम उत्तल व अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया। हमारा क्या है, अतिबिंदुकता। अतिबिंदुकता क्या होता है, अतिबिंदुकता वो होता है इस दोष में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ रेटिना पर प्रकाशित होती हैं। ठीक, यानी कि जो हमारी रेखा सीधा है या ऊर्ध्वाधर है, या इस स्थिति में है या इस स्थिति में है, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, रेटिना पर फोकसित नहीं होती हैं, मतलब कि रेटिना तक नहीं पहुंचती। इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। इससे हम क्या कहते हैं, अतिबिंदुकता कहते हैं। ठीक, इसके लिए क्या लगता है, कौन सा लेंस लगता है, इसके लिए एक बेलनाकार लेंस होता है। तीनों समझ में आ गए। इसके लिए क्या होता है, एक बेलनाकार लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, तीनों हम बताते हैं, रुको। एक चश्मा ये हो गया, एक चश्मा ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ठीक, निकटदर्शी दोष में हमें क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उस स्थिति में हमारा क्या लगता है, अवतल लेंस, जो कि ऊपर लगेगा। ठीक, अवतल लेंस ऊपर लगता है, ऊपर लगेगा। निकटदर्शी दोष हमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उस स्थिति में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी घट जाती है। दूरदर्शी दोष, इसमें क्या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस स्थिति में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है,
वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, जरा दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शी दोष में हमें दोनों प्रकार नहीं दिखाई देता है, ना ही कि निकटदर्शी दोष ना ही दूरदर्शी, ये उम्र के साथ साथ होता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, उत्तल और अवतल दोनों लेंस। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद अतिबिंदुकता, अतिबिंदुकता क्या होता है, हमारे बुढ़ापे के साथ साथ यानी व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे आँख की कार्नियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जो हमारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनाती हैं। इसके लिए बेलनाकार आता है, बीचों बीच में लगता है, यहाँ पे बीच में मोटा होता है तथा साइड में पतला। ऐसा लेंस होता है। ठीक, समझ में आ गया। अतिबिंदुकता, जरा दूरदर्शी दोष, निकट दूरदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष। समझ में आ गया पूरा लेसन। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे इसके आंकिक प्रश्न, यह भी लेसन खत्म हो जाएगा।